आइए इस क्लास में हम लोग वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ चेंज इन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन को हम लोग देखें। तो हमारे पास 4 टर्म है। क्या सब? जी, कप्पा, लैम्डा एम, लैम्डा ई। इन जनरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में जब कंसंट्रेशन हम लोग घटाते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, जी, लैम्डा एम और लैम्डा ई का मान बढ़ता है। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मान बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी का मान घटता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जिसको हम लोग पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते थे या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते थे, उसका मान घटता है। कप्पा का मान डिक्रीज करता है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, क्योंकि यह डिपेंड करता है पर ml ऑफ सॉल्यूशन कितना आयंस है। सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है 0.01 मोलरिटी पर और इस समय 50 आयन पर ml प्रेजेंट है। अब इसको हम लोग 0.001 मोलरिटी में ले गए, मतलब 10 टाइम्स डाइल्यूट किए, तो 10 ml सॉल्यूशन में 400 आयन है, तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर ml कितना हो गया? 40। पहले कितना था? 50। अब कितना हो गया? 40। एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज किया, लेकिन पर ml में आयन का संख्या घट गया, इसलिए कप्पा का मान कंसंट्रेशन के घटने से या डाइल्यूशन के बढ़ने से घटता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को 2 तरह से डिफाइन किए हैं, 2 कैटेगरी में बांटे हैं। अब उन दोनों को हम लोग अलग अलग से डिस्कस करें। इलेक्ट्रोलाइट्स को, क्योंकि आपके पास नोट्स है, आप इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कंसंट्रेशन में चेंज का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिफरेंटली इफेक्ट होता है। तो हम इन लोगों को, इन दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करें। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करें। जितना भी आपको
लैंग्वेज का पार्ट है वो आपके पास है, आप उसको देखें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन, लगभग पूर्ण आयोनाइजेशन होता है। इवन एट हायर कंसंट्रेशन पर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। तो जिसका ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन है उसके आयोनाइजेशन में इंक्रीज होगा तो थोड़ा बहुत का होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई विद्यार्थी किसी एग्जामिनेशन में 98 नंबर लाया 100 में, अगला बार वो 99 लाया, तो इंक्रीज कितना हो गया? 1 का। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? 1 बाई इनिशियल वैल्यू 98 इंटू 100। लेकिन कोई विद्यार्थी अगर 1 से 2 होता है तो डबल हो गया 100%। अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है इवन एट हायर कंसंट्रेशन। तो जब ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो इसका मतलब क्या हुआ? दे हैव स्लो इंक्रीज इन extent of ionization with decrease in concentration में डिक्रीज करने से उसके एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। इसका मतलब G, lambda m and lambda e have a little bit, थोड़ा सा bit increase। अब हम लोग देखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूट करते करते किस पोजीशन तक हम लोग जा सकते हैं। मान लें कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन परसेंटेज में हम लोग निकालें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं, मान लीजिए कंसंट्रेशन और परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। अगर 0.01 पर 95% है, 0.001 पर ये 98% है, 0.0001 पर 99% है, 0.00 सब मोलैरिटी में है, अब ये 100% हो गया, मतलब ऑप्टिमम वैल्यू तक आ गया। अब इससे कंसंट्रेशन हम लोग और घटाएं तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा? नहीं, आयोनाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो लैम्डा m का मान बढ़ेगा? नहीं। लैम्डा e का मान बढ़ेगा? नहीं। कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा? नहीं। तो ये अपने ऑप्टिमम वैल्यूज पर आ गए। अब जिस कंसंट्रेशन पर आकर के ये 100% ऑलमोस्ट, क्योंकि आयोनाइजेशन रिवर्सिबल है, तो अब इस कंसंट्रेशन पर आकर क्या हो गया? अपनी ऑप्टिमम वैल्यू पर आ गया। तो अब इससे अगर हम लोग कंसंट्रेशन घटाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन पर कोई असर
नहीं पड़ेगा, इसलिए जी लैम्डा ई लैम्डा एम का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन अपने ऑप्टिमम एक्सटेंट पर पहुंच चुका है। अब इससे ज़्यादा आयोनाइजेशन संभव नहीं है। अब किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर हम लोग कैसे निकालेंगे? ये तो हो गया, इसको आप समझिए कि जिस पर ऑप्टिमम द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट at which it gets optimum ionization, maximum ionization पर पहुंच गया, is called state of जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन वह कंसंट्रेशन है जहां पर कि आयोनाइजेशन ऑप्टिमम पर पहुंच गया, और स्टेट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन रेसिप्रोकल होता है कंसंट्रेशन का। अब इसके बाद न तो आयोनाइजेशन बदलेगा, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बदलेगा, न तो जी बदलेगा, न तो लैम्डा एम बदलेगा, न तो लैम्डा ई बदलेगा। अब किसी दिए गए कंसंट्रेशन पर हायर कंसंट्रेशन देन द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम लोग मोलर कंडक्टेंस का मान निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डीबाई-हक्कल ऑन सैजर इक्वेशन। डीबाई-हक्कल ऑन सैजर इक्वेशन की सहायता से हम लोग किसी दिए गए कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन माइनस ए रूट सी। जैसे जहाँ ये क्या हो गया, दिए गए कंसंट्रेशन पर ये क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर सी क्या हो गया, दिया गया कंसंट्रेशन। ए बराबर क्या है, कांस्टेंट। ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पर। अब इलेक्ट्रोलाइट का टाइप यहाँ स्ट्रॉन्ग एंड वीक नहीं, यहाँ क्या देखना है, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अब जैसे मान लो कि HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, AgNO3 सॉल्ट है। अब इस पर +1 -1 +1 -1 तो 1 1 टाइप हो गया। जैसे Na2SO4 K2SO4। अब इस पर कितना +1, इस पर -2, +1 -2 तो 1 2 टाइप। जैसे बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस पर -2, इस पर +2, +2 -2 तो 2 2 टाइप। तो क्या कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है ए का मान। तो जो मान HCl के लिए होगा वही AgNO3 के लिए होगा, वही मान KCl के लिए होगा, वही मान NaCl के लिए होगा। तो डीबाई-हक्कल ऑन सैजर इक्वेशन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं
किसी दिए गए मोलर कंसंट्रेशन पर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा बराबर होगा लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन माइनस ए रूट अंडर सी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे? जिसका आयनाइजेशन फीबल या नेग्लिजिबल होगा। कब? पर्टिकुलरली एट हायर कंसंट्रेशन। तो उसका आयनाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा। कब? जब कंसंट्रेशन घटेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव increase in extent of ionization। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, फीबल, नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन एट हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन पर इसका आयोनाइजेशन नगण्य होगा। इंक्रीजेज रैपिडली तेजी से बढ़ता है। विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन घटने से। और इसी को कह सकते हैं इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन पर आयोनाइजेशन नगण्य होता है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ेगा। कब? जब डाइल्यूशन हम लोग घटाएंगे या डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या कंसंट्रेशन घटाएंगे। तो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए कि कोई विद्यार्थी है, उसके लिए कहा गया कि जितना बार वह एनुअल एग्जाम देगा उसका परसेंटेज 1% से बढ़ते जाएगा। तो जिसने 1% लाया इस साल, अगले साल 2% लाएगा, 3% लाएगा, उसके अगले साल 4% लाएगा, 5% लाएगा, इसी तरह 100। तो कितने दिन तक एग्जाम देना पड़ेगा? इस साल को इंक्लूड करके 100 एनुअल एग्जाम, जिससे क्या होगा? वो 100% मार्क्स ले आएगा। लेकिन कोई 17-18 साल का लड़का है, क्या वो 117-118 वर्ष तक के उम्र तक इंटरमीडिएट का एग्जाम देगा? आपका जवाब होगा नहीं। वही बात हम कह रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हायर कंसंट्रेशन पर नगण्य होता है। कंसंट्रेशन घटाने से वह बढ़ता है, लेकिन अपने ऑप्टिमम वैल्यू तक प्रैक्टिकली नहीं आ पाता है। मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन पर ये 2% आयोनाइजेशन है। हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए, अभी आयोनाइजेशन कितना है? 2%। हम इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दें, अब 1 लीटर से 10 लीटर, 0.01 मोलैरिटी का मान लो इसमें 11%, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ। 0.001 इस समय ये मान लो 23%, 0.0001 अब इस समय ये 34%, 0.00001 अब ये 48%। अब 1 लीटर से चले थे
10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, 10,000 लीटर, और इसी तरह से बढ़ते गए। तो आयोनाइजेशन तो काफ़ी बढ़ा, लेकिन इसके ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंचना एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा वेसल प्राप्त करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करें कि लैम्डा m0 या लैम्डा e0 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑप्टिमम आयोनाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, कैन नॉट बी रिच्ड, इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि मैथमेटिकली हम लोग करते कि 100 बार एग्जाम देगा, 100 बार एग्जाम देगा तो क्या होगा, वो 100% पर पहुंच जाएगा। तो मैथमेटिकली हम लोग पहुंच सकते हैं। फिर समझिए, लैम्डा m0 या लैम्डा e0, लैम्डा m0 या लैम्डा e0 मतलब ऑप्टिमम आयोनाइजेशन का केस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट से नहीं पहुंच सकते हैं। हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कोहलार्च लॉ, बाय यूजिंग कोहलार्च लॉ। कोहलार्च लॉ, अब कोहलार्च लॉ क्या कहता है कि पहला, ईच आयन हैज डेफिनिट कंट्रीब्यूशन या डेफिनिट वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 या लैम्डा m इंफिनिटी, यही इक्विवेलेंट के लागू होगा। किसी दिए गए टेम्परेचर पर लैम्डा m0 या लैम्डा m इंफिनिटी का वैल्यू प्रत्येक आयन के लिए डेफिनिट होता है। ये जीरो कंसंट्रेशन करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा, लैम्डा m0 इलेक्ट्रोलाइट बराबर होगा समेशन ऑफ लैम्डा m0 या लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ इट्स आयंस, उसके केटायनों और एनायनों के लैम्डा m0 और लैम्डा m इंफिनिटी का मान का समेशन होगा लैम्डा m0 इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा बात क्या कहता है कि लैम्डा m0 किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालते समय टू कैलकुलेट लैम्डा m0 और लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m0 या लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एन आयन is multiplied by respective molar coefficient used in इक्वेशन ऑफ आयोनाइजेशन के इक्वेशन, आयंस का इक्वेशन मतलब आयोनाइजेशन के इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है, मोलर कॉफिशिएंट, उससे उसको
गुना करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखें। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सबके लिए हम लोग कोहलार्ट लॉ अप्लाई करें। कोहलार्ट लॉ क्या कहता है कि हर एक आयन का लैम्डा m0 या लैम्डा m इंफिनिटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मान निश्चित होता है, और इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m0 या लैम्डा m इंफिनिटी उसके आयनों के इन मानों के समेशन के बराबर होता है, और किसी भी आयन के लैम्डा m0 या लैम्डा m इंफिनिटी को उसके रिस्पेक्टिव मोलर कोफिशिएंट कहाँ से, इक्वेशन ऑफ आयोनाइजेशन से जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखें इसको। लैम्डा m0 यहाँ पर देखो HCl का आयनेशन हुआ H प्लस और Cl माइनस में, तो लैम्डा m0 HCl का मान लैम्डा m0 H प्लस प्लस लैम्डा m0 Cl माइनस। लैम्डा या H2SO4 आयनेशन हुआ H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तो लैम्डा m0 H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा m0 H प्लस प्लस लैम्डा m0 SO4 माइनस माइनस। जैसे Al2SO4 होल 3 Al प्लस 3 प्लस यहाँ 2 3SO4 माइनस माइनस, तो लैम्डा m0 Al2SO4 होल 3 बराबर होगा 2 इंटू लैम्डा m0 Al प्लस 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा m0 SO4 माइनस माइनस। यहाँ देखो H प्लस आ रहा है HCl से, तो इसका जो वैल्यू लैम्डा m0 का होगा यहाँ आ रहा है H2SO4 से, दोनों का मान बराबर होगा। मतलब वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 of an ion is independent of its previous chemical combination। यहाँ ये एसिड से आ रहा है, यहाँ ये सॉल्ट से आ रहा है, लेकिन दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा m0 of an ion, लैम्डा m0 of an ion has a unique value, उसका एक अद्वितीय मान होता है, यूनिक वैल्यू which is independent of its initial combination या its previous chemical history। वह किसका पार्ट था उससे कोई मतलब नहीं। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 यही लागू होगा लैम्डा e0 के लिए भी। उसका मान सुनिश्चित होता है जो कि उसके प्रीवियस केमिकल हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलें, एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्च लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्च लॉ। कोहलार्च लॉ के हिसाब से
उसके यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझ लीजिए कि जो आयोनाइजेशन के इक्वेशन है उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन के जैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 या लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग अभी क्या देखे कि वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 और लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स cannot be attained, cannot be obtained या attained by experiment। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से नहीं निकाल सकते हैं। However, can be calculated मैथमेटिकली, इसको न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम लैम्डा m0 या लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के दिए गए या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ लैम्डा m0 या लैम्डा m इन्फिनिटी से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लैम्डा m0 या लैम्डा m इन्फिनिटी का मान निकाल सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग कोहलर्स लॉ के सभी एप्लीकेशंस को देखेंगे।